बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ बेटा, कर रहे हो ना? चले, तो अपन लोग पढ़ रहे थे बच्चे कॉकरोच के बारे में। हमने कॉकरोच के वक्षी भाग के बारे में भी पढ़ लिया था, उदर भाग के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कॉकरोच की बॉडी में पाए जाने वाले सिस्टम्स के बारे में। और सबसे पहला सिस्टम जो कॉकरोच की बॉडी में है वो अपने पास है बेटा पाचन तंत्र। बेटा आपको पता है कि पाचन तंत्र भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी है, और कॉकरोच जो होता है वो ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। मतलब मुख अलग होता है तथा गुदा अलग होता है। कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है वो उसकी देह गुहा में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? देह गुहा में। अब देह गुहा में भी कौन से कक्ष में स्थित होता है? जो कक्ष है जिसमें पाचन तंत्र स्थित होता है देह गुहा का, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरी विसरल साइनस। देह गुहा के कौन से कक्ष में? मध्य कक्ष में, जिसको अपन बोलते हैं पेरी विसरल साइनस। इसमें अपना आहार नाल जो है कॉकरोच का वो स्थित होता है। अब कॉकरोच के आहार नाल को हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है अग्रांत्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोरगट। दूसरा है मध्यांत्र, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मिडगट या मेजेंट्रोन। तीसरा है मेरे पास पश्चात्र, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा हाइंडगट। चले, तो आहार नाल के कॉकरोच के कितने भाग? 3 भाग, अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चात्र। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो फोरगट अग्रांत्र के बारे में बात करते हैं। बच्चे अग्रांत्र जो होता है वो इनके मुख से लेके पेशनी तक का भाग है। मुख से लेके पेशनी तक का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अग्रांत्र। अब पेशनी बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोला जाता है पेशनी को गिजार्ड। क्या बोला जाता है? गिजार्ड। क्या होता है, कैसी इसकी संरचना में थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी ध्यान रखो कि जब भी ये अग्रांत्र के बारे में बात करें तो अग्रांत्र क्या होता है? मुख से लेके पेशनी तक का भाग। अब सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि संपूर्ण अग्रांत्र जो होता है वो क्यूटिकल से आश्रित होता है। सवाल ये था कि सर क्यूटिकल से आश्रित होने की क्या जरूरत थी? बच्चे कॉकरोच ने जो भोजन ग्रहण किया वो भोजन के कण जो थे, वो भोजन के कण जब आहार नाल में आगे जाएंगे तो आहार नाल की भित्ति तथा भोजन के कणों के बीच घर्षण होगा। उस घर्षण की वजह से आहार नाल की भित्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो ये क्यूटिकल का आस्तर जो है, ये क्यूटिकल का आस्तर आहार नाल की भित्ति को भोजन के कणों की वजह से होने वाले घर्षण से बचाने का काम करता है। मतलब आहार नाल की भित्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करता है। इसी वजह से संपूर्ण अग्रांत्र जो होता है वो किससे आश्रित है? क्यूटिकल से। चले भैया, अब सवाल था कि सर मुख जो खुलता है, मुख से लेके पेशनी तक का भाग है, तो मुख किसमें खुलेगा? देन पेशनी तक का पूरा रास्ता कैसे होगा? बच्चे इस रास्ते के बारे में बात करके चले। मुख जो होता है वो मुख खुलता है ग्रसनी में। ग्रसनी खुलती है, वो खुलती ग्रासनाल, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है वो जाके खुलता है बेटा क्रोप में, जिसको बोलते हैं अन्नपुट। और अन्नपुट जाके खुलता है किसमें? पेशनी में। ये सीक्वेंस है, हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी लिखा है कि मुख एक छोटी नलिकाकार किसमें खुलता है? ग्रसनी में। और ग्रसनी जिससे एक सीधी और संकरी नली निकलती है, जिसको बोलते हैं ग्रीसिका। ग्रीसिका किसको बोला जाता है? ईसोफेगस को। ग्रीसिका किसको बोला जाता है? ईसोफेगस को। और ये ईसोफेगस जो है ये आगे जाके खुलती है किसमें? क्रोप में। किसमें जाके खुलती है? क्रोप में। तो मैं अभी आपसे सेकंड वाली लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करता हूं। आप इसके डायग्राम में देखिएगा, फिर इस स्लाइड को उतारिएगा, देखिएगा। बच्चे यहां पे हम बात कर रहे हैं वो कॉकरोच के इस पाचन तंत्र के डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस कॉकरोच में बात करके चले तो इस कॉकरोच में बेटा इस जगह पे, यहां पे आप मान लीजिए, यहां पे ये है नीले वाला, ये कॉकरोच का मुख है। हमने मान लिया कि अपने पास ये जो है, ये मान लीजिए कॉकरोच का क्या है बेटा? मुख है। चले,
अब हमने क्या देखा, मुख जो होता है वो मुख जाके खुलता है मुख गुहा में। किसमें खुलता है? मुख गुहा में। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इनकी मुख गुहा जो होती है उस मुख गुहा में ही इनकी जीभ की तरह कार्य करने वाली हाइपोफैरिंक्स स्थित होती है। क्या स्थित होती है? हाइपोफैरिंक्स। और मैंने ये भी बताया था कि उस हाइपोफैरिंक्स के आधारीय भाग पे एक जोड़ी लार ग्रंथि आके खुलती है। हाँ कि ना? तो ये जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच की ये वाली जो है ये है लार ग्रंथि। कितनी है? लार ग्रंथि। एक लार ग्रंथि इधर वाली और एक लार ग्रंथि इधर वाली। टोटल मिला के लार ग्रंथि कितनी हुई? 2। इसलिए मैंने कहा कि लार ग्रंथि जो होती है ये अपने पास होती है बेटा एक जोड़ी। लार ग्रंथि कितने जोड़ी है? एक जोड़ी। अब ये वाली एक लार ग्रंथि है, इस एक लार ग्रंथि में टोटल मिला के 2 लोब है। कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। और इधर वाली में भी 1 और 2 कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। इसलिए मैं बोलूं कि लार ग्रंथि जो होती है, प्रत्येक लार ग्रंथि द्विपिंडकी होती है। हाँ कि ना? इसलिए मैंने बोल दिया ये मेरे पास है द्विपालित। प्रत्येक लार ग्रंथि कैसी होती है? द्विपालित। अब इन लार ग्रंथियों के पास ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लार कुंड, जिसको बोलते हैं लार कुंड या लार सलाइवा रिजर्वोयर। ये कुंड जो होता है ये वो जगह है जिसका काम है लार का संग्रह करना। मतलब ये लार ग्रंथियां जिस लार का संश्लेषण करेगी उस लार को डायरेक्टली किस में इकट्ठा करने लगेगी? वो इस लार कुंड में इकट्ठा करने लगेगी। तो इस लार कुंड का कार्य हुआ वो हुआ लार का संग्रहण। इसका जो कार्य हुआ वो हुआ लार का संग्रहण। हम बेटा देख रहे हैं यहां पे क्या कि ये जो मुख था ये मुख आगे जाके किसमें खुला? मुख खुला ग्रसनी में। ये ग्रसनी आगे जाके सीधी एक नलिकाकार संरचना में खुली और उस नलिकाकार संरचना को दिया ग्रेसिका, जिसको कह दिया इसोफेगस। ये इसोफेगस आगे जाके कंटिन्यू हो गई इस अन्नपुट में और इस अन्नपुट को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा क्रोप। क्या बोलते हैं? क्रोप, या हिंदी में एक और नाम है इसका सस्त। चले, ये अन्नपुट जो होता है ये अन्नपुट एक पतली थैलीनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? पतली थैलीनुमा संरचना है। और इस थैलीनुमा संरचना का कार्य है भोजन संग्रहण करना। इस अन्नपुट का, इस क्रोप का क्या कार्य है? भोजन का संग्रहण करना। हाँ कि ना? अब बच्चे जब भोजन, बहुत सारा भोजन, ये लीजिए बहुत सारा भोजन है, ये बहुत सारा भोजन जब इस क्रोप में अन्नपुट में संग्रहित रहेगा तो पाचक रस यहां पे आते हैं और इस संग्रहित भोजन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? संग्रहित भोजन का। भोजन संग्रहित किसमें? अन्नपुट में या क्रोप में। हाँ कि ना? तो भोजन के अधिकांश भाग का पाचन इस क्रोप में ही पूरा हो जाता है। कहां पूरा हो जाता है? क्रोप में ही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बताओ कोकरोच में भोजन का अधिकतम पाचन कहां पे होता है? तो अधिकतम पाचन कहां पे होता है? क्रोप में या अन्नपुट में? क्रोप में या अन्नपुट में। तो इसलिए मैं लिख दूं कि अन्नपुट वो जगह थी जहां पे भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो इसलिए लिख दिया मैंने भोजन का अधिकतम पाचन होता है। भोजन का अधिकतम पाचन होता है कहां पे? इस अन्नपुट में, जिसको हमने बोला क्रोप। चले, अब ये क्रोप आगे जाके कंटिन्यू होता है, वो बेटा इस जगह पे होता है जिसको हमने बोल दिया पेसणी। अन्नपुट कहां जाके कंटिन्यू हुआ? पेसणी में। और मैंने यही तो बोला था इस मुख से लेके पेसणी तक का पूरा भाग है, यही है अग्रात्र, जो पूरा का पूरा किससे आश्रित है? जो पूरा का पूरा क्यूटिकल की परत से आश्रित है। हाँ कि ना? तो ये जो भाग है मेरे पास, ये भाग है मेरे पास पेसणी। तो मैं ये कहूं कि अग्र आत्र का अंतिम भाग जो होता है वो क्या होता है? पेसणी। अब हम क्या काम करते हैं? इस पेसणी के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो सबसे पहले हमने इस पेसड़ी की दीवार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया कि इस पेसड़ी की जो भित्ति है, वो पेसड़ी की भित्ति किस चीज से बनी है, कैसे बनी है। देखिएगा, हमने जब पेसड़ी की भित्ति को चेक करके देखा तो ये देखा कि इस पेसड़ी की भित्ति में 2 स्तर है। ये लीजिए, एक तो ये वाला है बाहर वाला स्तर। ये जो पेसड़ी की भित्ति का बाहर वाला स्तर है, ये बाहर वाला स्तर एक मोटी परत है। किसकी? सर्कुलर मसल की। तो मैंने बोला ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है मोटी वर्तुल पेशी स्तर। बाहर वाला स्तर किससे बना है? मोटी वर्तुल पेशियों का बना हुआ स्तर है। और अंदर की साइड जो दूसरा स्तर है, हमने मान लिया कि अपने पास ये अंदर की तरफ उपस्थित है। ये अंदर की तरफ उपस्थित स्तर है। ये बेटा अंदर की तरफ उपस्थित जो स्तर है, ये अंदर वाला स्तर का निर्माण जो होता है, वो निर्माण होता है क्यूटिकल से। बाहर वाले स्तर का निर्माण किससे? बाहर वाले स्तर का निर्माण किससे हुआ? बाहर वाला स्तर का निर्माण हुआ मोटी वर्तुल पेशी का स्तर है। और अंदर वाला जो स्तर है वो किससे बना? वो बना बेटा क्यूटिकल से। किससे बना? क्यूटिकल से। तो हमने बोला ये किसका बना हुआ स्तर है? क्यूटिकल का। और कुछ जगह पर ये क्यूटिकल जो थी, ये क्यूटिकल हो गई बेटा बहुत ज्यादा कठोर, और क्यूटिकल ने कठोर होकर निर्माण कर लिया काइटिन की प्लेट का। किसका निर्माण कर लिया? काइटिन की प्लेट का। तो यहां पे देखें तो टोटल मिला के अपने पास काइटिन की 6 प्लेट्स प्रेजेंट है। ये लीजिए, काइटिन की कितनी प्लेट प्रेजेंट है? 6 प्लेट प्रेजेंट है। तो यहां पे मैंने कहा कि ये मेरे पास जो है, ये नीले वाली परत, ये मेरे पास है आंतरिक क्यूटिकल परत, आंतरिक क्यूटिकल परत। और ये वाली जो 6 है, ये वाली टोटल मिला के कितनी संख्या में? 6। ये मेरे पास है काइटिनस प्लेट। तो मेरे पास है 6 काइटिन प्लेट। ये जो 6 काइटिन की प्लेट है, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा दांत। ये 6 जो काइटिन की प्लेट है, इन काइटिन की प्लेट को हम क्या बोल देते हैं? इन काइटिन की प्लेट को हम बोल देते हैं दांत। हाँ कि ना? तो अब बात क्या आई? बात ये आई कि ये जो पेसड़ी वाला भाग है, इस पेसड़ी वाले भाग की भित्ति में कितने स्तर? 2 स्तर। बाहर वाला मोटा स्तर वर्तुल पेशी का बना हुआ, और आंतरिक स्तर जो होता है वो क्यूटिकल का बना हुआ। और क्यूटिकल वाला जो परत थी, आंतरिक परत, वो कठोर होकर 6 प्लेटों का निर्माण करती है। और वो 6 प्लेटें जो होती है वो क्या होती है? दांत। क्या बोलते हैं उन 6 प्लेटों को? दांत। और इन दांत का काम क्या है? इन दांत का काम है भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मतलब भोजन की पिसाई करना। मतलब भोजन की पिसाई करना। ये किसका काम है? ये काम है काइटिन की प्लेटों का। किसका काम है? काइटिन की प्लेटों का। मेरी यहां तक की बात है क्लियर? तो जब भी पूछे कि बताओ क्रॉप, जिसको बोला अन्नपुट, अन्नपुट का क्या कार्य है, तो आप कहोगे अन्नपुट का पहला काम हुआ भोजन का संग्रहण करना, और दूसरा भोजन का अधिकतम पाचन भी किसमें होता है? अन्नपुट में होता है। अब वो पूछेगा बताओ अग्रांत्र का अंतिम भाग क्या है, आप कहोगे पेसनी। पेसनी के बारे में पूछे तो पेसनी का बाहर वाला, भित्ति का बाहर वाला स्तर किससे बना है? मोटी वर्तुल पेशियों से। आंतरिक स्तर किससे बना है? क्यूटिकल से। क्यूटिकल से टोटल कितने दांत बनते हैं? कितनी काइटिन की प्लेट बनती है? आप कहोगे 6।
हाँ कि ना। ये 6 काइटिन की प्लेट जो है, दांत जो इनका काम क्या है, भोजन को पीसना। तो जब भी पूछे कि बताओ ये जो पेसनी वाला भाग है, इस पेसनी वाले भाग का क्या कार्य है, तो आप कहोगे पेसनी वाले भाग का कार्य है भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या मैं सीधा करूं भोजन की पिसाई करना। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले, अब मैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है वो लाइन एक एक बता देता हूं, देखिएगा बेटा। यहां पे देखिएगा, मैं इस वाले पॉइंट को आपके सामने बता चुका हूं कि कैसे माउथ ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, और ग्रसिका खुलती है अन्नपुट में, क्रोप में। मैंने बताया क्रोप एक पतली भित्ति वाला कोष है, जिसको क्या बोला है, पतली भित्ति वाले कोष को बोला है क्रोप, और इसका काम है भोजन का संग्रहण करना। और दूसरा काम मैंने बताया इसका कि भोजन का अधिकतम पाचन जो होता है वो भी किस में होता है, इस क्रोप में। चलो भैया, हाँ कि ना। अब ये स्लाइड आप उतार सकते हैं। चले नेक्स्ट। मैंने अग्र आंत्र के पूरे भाग को इस डायग्राम में पेशनी तक के भाग को एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलो मैं आगे। अब मुझे बताना है कि एनसीईआरटी ने पेशनी के बारे में क्या कहा। देखिए, ये पेशनी जो होती है, इस पेशनी का ही दूसरा नाम है बेटा गिजार्ड इंग्लिश में, या प्रोवेंट्रिकुलस। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि क्रोप किस में खुलता है, पेशनी में। पहली लाइन यही लिखी है एनसीईआरटी ने कि अन्नपुट ग्रंथिल जठर अथवा पेशनी में खुलता है। मेरी बात क्लियर है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि पेशनी की भित्ति की बाहर वाली परत में क्या होती है, मोटा वर्तुल पेशी का स्तर, और अंदर क्या होती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के टोटल कितने, 6 स्थानों पर मोटी होकर काइटिन युक्त प्लेट बनाती। टोटल कितनी प्लेट थी, 6, जिनको क्या बोलते हैं, दांत। और पेशनी का क्या काम था, जो दांतों का कार्य था, मतलब ये कि भोजन के कणों को पीसना। इसलिए मैंने इसका कार्य लिखा, भोजन के कणों को पीसना। हाँ कि ना। तो यहां पे जाके पेशनी वाला भाग जो होता है वो होता है कंप्लीट। मैं अगले भाग पे मूव करता हूं। अगला जो भाग है जो दे रखा है यहां पे, वो दे रखा है यकृतीय या जठरीय अंधनाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका। हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका। बहुत ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से डायग्राम पे चलता हूं। बेटा, जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहां देख रहे हैं कि इस डायग्राम पे ये है यकृतीय अंधनाल, ये है मेरे पास यकृतीय अंधनाल। आपने क्या देखा कि पेशनी के साथ ही कौन सा भाग खत्म हो गया, अग्रांत्र। और उसके बाद ये दूसरा जिसको अपन बोलते हैं मध्यांत्र वाला जो भाग है, ये मध्यांत्र वाला भाग शुरू हो गया। हाँ कि ना। ये अग्रांत्र और ये मध्यांत्र, मतलब पेशनी अग्रांत्र का भाग और ये मध्यांत्र का। तो मैं कहूं कि ये जो मेरे पास यकृतीय अंधनाल है, ये कहां पाई जाती है, ये पेशनी तथा मध्यांत्र के संधियुक्त भाग पे, या मैं कहूं अग्रांत्र या मध्यांत्र के संधियुक्त भाग पे पाई जाती है, जिसको बोलते हैं यकृतीय अंधनाल। और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 6 से 8। संख्या कितनी होती है बेटा, 6 से 8। अब सवाल उठा कि सर इनको अंधनाल क्यों बोला। बेटा, ये जो नलिकाएं हैं, यकृतीय अंधनाल जिनको बोल रखा, ये नलिकाएं ऐसी थी जिनका केवल एक ही द्वार होता है। मतलब इनका सिरा वाला भाग आगे से क्या होता है, बंद होता है। केवल एक ही द्वार है। केवल कितना द्वार है, एक द्वार। तो ऐसी नलिकाएं जिनका सिरा बंद होता है, या मैं कहूं जिसके केवल एक ही द्वार होता है पदार्थों के अंदर जाने या बाहर निकालने के लिए, उसको अपन बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं, अंधनाल। अब सवाल था, सर इस यकृतीय अंधनाल का क्या काम है। बेटा, ये जो यकृतीय अंधनाल है जिनकी संख्या 6 से 8 है, इनका काम है पाचक रसों का स्रावण करना। इसका क्या काम है, इनका काम है पाचक रसों का स्रावण करना। ये यकृतीय अंधनाल पाचक रसों का स्रावण करते हैं, और वो पाचक रस यहां से निकल के पहुंचते हैं किसमें, क्रोप भाग में। कहां पहुंचते हैं, क्रोप भाग में। और मैंने बताया था कि इस क्रोप में बहुत सारा भोजन क्या होता है, संग्रहित। ये
पाचक रस गए और उस संग्रहित भोजन का क्या किया इन्होंने, पाचन। हाँ कि ना। तो क्रोप में भोजन का अधिकतम पाचन होता है, वो पाचन करने के लिए पाचक रस कहां से आए, यकृतीय अंधनाल से आए। कहां से आए, यकृतीय अंधनाल से आए। चलो भैया मैं आगे, मेरी बात क्लियर है। अब यही बात मैं एनसीईआरटी से कोरिलेट करवाता हूं, देखिएगा। हाँ जी देखिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिएगा। एनसीईआरटी ने कहा है कि अग्र आत्र व मध्यात्र, अग्रात्र या मध्यात्र, या मैं कह दूं अग्रात्र की जगह पेसनी, पेसनी व मध्यात्र के संधि स्थल पर अंगुली समान 6 से 8 अंधनलिकाएं होती है। मैंने यही तो लिखा, कैसी है 6 से 8। इनको अंधनलिका क्यों बोला, क्योंकि इनका केवल एक ही द्वार होता है, मतलब सिरा जो होता है वो क्या होता है, बंद। नलिकाएं रहती है जिसके सिरे बंद होते हैं, जिसके सिरे क्या होते हैं, बंद। सिरा बंद होने की वजह से ही मैंने इनको क्या बोल दिया, अंधनलिकाएं। इनको बोलते हैं यकृतीय जठरीय नाल। मेरी बात क्लियर है। इन यकृतीय जठरीय नाल का क्या काम था, पाचन रसों का स्रावण करना। तो यही मैंने इनका कार्य लिखा है, पाचन रसों का स्रावण करना। आप नोट कर सकते हैं। चले भैया, हां कि ना। नेक्स्ट डायग्राम में दोबारा आते हैं बेटा। इसके बाद जो अगला भाग आता है अपने पास, वो अगला भाग कुछ और नहीं, वो अपने पास है मध्यांतर। ये लीजिए बच्चे, ये मध्य आत्र जो होता है, ये मध्य आत्र वो जगह थी, ये मध्य आत्र वो जगह थी जहां पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो सवाल पूछेगा, बताओ भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां पे, आप कहोगे क्रोप में। वो कहेगा पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे, आप कहोगे मध्यात्र में। तो मध्यात्र कौन सी जगह थी, जहां पे पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है, वो होता है मध्य आंत्र वाले भाग में। कहां पे होता है, मध्य आंत्र वाले भाग में। अब एक खास बात, मैंने जब अग्र आंत्र बताया तो आपको यह बताया था कि संपूर्ण अग्र आंत्र जो होता है वो क्यूटिकल से आश्रित होता है, जबकि ध्यान रखना ये मध्य आंत्र वाले भाग में क्यूटिकल का आस्तर उपस्थित नहीं होता, क्यूटिकल का आस्तर उपस्थित नहीं होता। अब सवाल उठा, सर अगर हम आपकी बात को माने कि मध्य आंत्र में क्यूटिकल का आस्तर उपस्थित नहीं होता, तो एक प्रॉब्लम यहां पे आनी चाहिए। क्या, आपने बताया था कि क्यूटिकल का आस्तर क्या काम करता है, वो क्यूटिकल का आस्तर अग्र आंत्र की भित्ति को भोजन के कणों के घर्षण से बचाने का काम करता है, हाँ कि ना। तो इस मध्य आंत्र की भित्ति और भोजन के कणों के बीच घर्षण होगा, और उस घर्षण से मध्य आंत्र की भित्ति क्या हो जानी चाहिए, क्षतिग्रस्त हो जानी चाहिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो बताओ ना मध्य आंत्र की भित्ति कैसे बचेगी क्षतिग्रस्त होने से। बेटा यहां पे क्या होता है कि यहां पे भोजन जो था उस सारे के सारे भोजन के चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है, मतलब पूरा का पूरा भोजन किसके अंदर बंद होता है, एक झिल्ली में बंद होता है, और उस झिल्ली को बोलते हैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना यहां पे मध्यांतर में क्यूटिकल तो नहीं पाया जाता, लेकिन पूरा का पूरा भोजन किसके अंदर होता है, किससे घिरा होता है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रोपिक झिल्ली से घिरा होता है। और वो पेरिट्रोपिक झिल्ली जो होती है वो मध्यांतर की भित्ति को भोजन के कणों के घर्षण से बचाने का काम करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा, बताओ पेरिट्रोपिक झिल्ली का निर्माण कहां पे होता है। तो आप क्या जवाब दोगे, मध्य आंत्र में पेरिट्रोपिक झिल्ली का निर्माण होता है। चलो मैं आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिएगा देखिएगा बेटा। यहां पे अपने बात की मध्यांतर, एनसीईआरटी ने पहले ही लाइन लिखी है कि ये क्यूटिकल से आश्रित नहीं होती है। जब क्यूटिकल नहीं होता तो घर्षण से बचाने के लिए कौन सी झिल्ली, पेरिट्रोपिक झिल्ली। इसलिए दूसरी लाइन मैंने लिखी, इसमें भोजन पेरिट्रोपिक झिल्ली से घिरा होता है, और पेरिट्रोपिक झिल्ली क्या काम करती है, भोजन के कणों तथा
मध्यांतर की भित्ति के बीच घर्षण को कम करके मध्यांतर की भित्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करती है। फिर पूछेगा बताओ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है? वो भी कहां होता है? मध्यांतर में सर्वाधिक अवशोषण होता है। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट। अब बेटा दोबारा से एक बार हम डायग्राम पे आते हैं। देखिएगा हमने क्या देखा कि यहां पे अपने पास मध्यांतर खत्म हो गई है। ये लास्ट वाला जो अपने पास है क्षुद्रांत्र बोला जाता है, वो बोला जाता है इलियम को। वृहदात्र ये बोला जाता है बेटा कोलन को, और मलाशय ये बोला जाता है रेक्टम को। ये तीनों को तीनों जो है वो पश्चांतर के भाग है। किसके भाग है? पश्चांतर के। मतलब ये वाली मध्यांतर और ये वाली पश्चांतर। पहली बात डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पश्चांतर जो है वो मध्य आंतर की तुलना में ज्यादा चौड़ी है। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखा कि पश्चांतर तथा मध्य आंतर के संधि युक्त भाग पे ये नलिकाएं उपस्थित है कि नहीं? इन नलिकाओं को हम बोलते हैं मेलपिगियन नलिकाएं। इन नलिकाओं क्या बोलते हैं? मेलपिगियन नलिकाएं। और ये नलिकाएं जो होती है इनकी संख्या होती है बेटा 100 से लेके 150। इन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 100 से लेके 150। तो ध्यान रखना कि ये जो यकृतीय अंधनाल है ये किस पे है? अग्रांतर तथा मध्यांतर के संधियुक्त भाग पे। और मेलपिगियन नलिकाएं ये वाली नलिकाएं हैं ये किस पे? मध्यांतर तथा पश्चांतर के संधियुक्त भाग पे होती है। संख्या कितनी? 100 से 150 होती है। ये पीले रंग की नलिकाएं हैं और ये उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? उत्सर्जन के लिए। ये उत्सर्जी पदार्थ जो होता है उस उत्सर्जी पदार्थ को कॉकरोच के ब्लड जिसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, उस हीमोलिम्फ से अवशोषित करके और किस में डाल देती है? उसमें अवशोषित करती है और यूरिक अम्ल में बदल के उसको पश्चांतर में डाल देती है। कहां डाल देती है? पश्चांतर में। और उस उत्सर्जी पदार्थ को फिर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। हां कि ना? चलो मैं आगे। तो जब भी पूछे कि मेलपिगियन नलिकाएं जो है वो उत्सर्जी पदार्थ को किसमें मुक्त करती है? वो मुक्त करती है पश्चांतर में। और पश्चांतर से होता हुआ वो गुदा के द्वारा शरीर से कहां निष्कासित कर दिया गया? बाहर निष्कासित कर दिया गया। चले तो यहां पे डायग्राम के बारे में जितनी भी बात थी वो हुई कंप्लीट। मैं स्लाइड पे चलता हूं, देखिएगा। ये स्लाइड आप लोगों ने नोट पहले ही कर ली थी। ये वाली स्लाइड के बारे में बात करता हूं बेटा। इस वाली स्लाइड में अपन ने क्लियरली बोल रखा है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल के बारे में। मैंने बताया इन मेलपिगियन ट्यूब्यूल की संख्या कितनी थी? 100 से 150। रंग कैसा था? पीले रंग की थी। चले दूसरी बात, ये जो थी ये कहां पे स्थित थी? ये मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर उपस्थित थी। ठीक है। ये किस चीज के लिए उत्तरदायी थी? ये उत्सर्जन के लिए। हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में क्या थी? सहायक थी। चलो भैया मैं आगे। हाँ कि ना? अब हम बात करते हैं पश्चांतर के बारे में। बेटा ये पश्चांतर जो होता है, ये पश्चांतर मैंने बोला था मध्यांतर से थोड़ा क्या होता है? चौड़ा होता है। जैसे अग्रांतर पे क्यूटिकल का आस्तर प्रेजेंट था उसी तरह पश्चांतर में भी क्यूटिकल का आस्तर होता है। वो क्या होता है? उपस्थित। इसलिए मैंने लिखा दूसरा पॉइंट कि यह क्यूटिकल से क्या होती है? आस्तरित। चले अब ये जो पश्चांतर है इसके 3 भाग है। क्षुद्रांत्र बोला जाता है इलियम को, वृहदांत्र बोला जाता है कोलन को, मलाशय बोला जाता है रेक्टम को। तो ये 3 भागों में बटी हुई होती है। और मलाशय जो होता है वो गुदा के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। मलाशय किसके द्वारा शरीर से बाहर खुलता है? गुदा के द्वारा। चले तो आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए। तो यहां पे कॉकरोच का पाचन तंत्र वाला भाग होता है वो होता है खत्म। हम उसके अगले सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगला जो सिस्टम अपने को दिया गया है वो अपने पास है बेटा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। चलिए भैया बेटा अब सवाल था कि सबसे पहले कि कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है?
बेटा कॉकरोच के शरीर में ट्रेकिया का श्वास नालों का जाल पाया जाता है और जिसको अपन बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। तो यही लाइन लिखी कि श्वसन तंत्र साखित श्वास नालों के जाल का बना होता है और ये साखित श्वास नालों का जाल है, इसी को अपन बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। चले, अब सवाल था अपने पास, सर आप ये बताइए कि कॉकरोच जो है उस कॉकरोच में श्वसन जो होता है वो ट्रेकियल सिस्टम से क्यों होता है, लंग्स से क्यों नहीं होता? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वजह क्या है कि ये ट्रेकियल सिस्टम जो होता है, इस ट्रेकियल सिस्टम में वातावरण की गैसेज सीधी की सीधी कोशिकाओं तक पहुंचती है। कहां तक लेके जाता है? ये वातावरण से गैसेज को लेता है और कहां तक लेके जाता है? शरीर की कोशिकाओं तक। जबकि फेफड़े में क्या होता है कि बाहर से वायु जाएगी फेफड़े में, फेफड़े से जाएगी रक्त में और रक्त फिर शरीर की कोशिकाओं तक उनका परिवहन करेगा, हाँ कि ना? अब हमारे शरीर में गैस को लेकर ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है रक्त में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, यस कि नो? तो कॉकरोच जो होता है उस कॉकरोच के रक्त में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। जब श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता तो रक्त कभी भी गैस का परिवहन नहीं कर सकता। इसीलिए कॉकरोच में श्वसन जो होता है वो ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। चले भैया, अब ये ट्रेकियल सिस्टम मैंने बोला वातावरण से वायु को लेता है, तो वातावरण से वायु को लेगा तो इस ट्रेकियल सिस्टम के कोई ना कोई तो द्वार पाए जाने चाहिए कॉकरोच के शरीर की सतह पे। यस, इस ट्रेकियल सिस्टम के जो द्वार होते हैं उन द्वारों को बोलते हैं स्पाइरेकल्स, श्वास छिद्र। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स, श्वास छिद्र। और ये श्वास छिद्र जो होते हैं ये टोटल मिला के होते हैं बेटा 10 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी। 10 जोड़ी में से बात करें 2 जोड़ी, ये 2 जोड़ी होते हैं, ये होते हैं वक्षी भाग में। कहां पे होते हैं? वक्ष में। और इन 10 में से 8 जोड़ी जो होते हैं वो 8 जोड़ी होते हैं बेटा उदर में। तो कॉकरोच में टोटल कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं? 10 जोड़ी। 10 जोड़ी में से 2 जोड़ी वक्ष में, जबकि बचे हुए 8 जोड़ी कहां पे? उदर में, हां कि ना? अब सवाल था कि वो वक्ष और उदर में कहां पे? पृष्ठ सतह पे, अधर सतह पे कि पार्श्व सतह पे? तो ध्यान रखना ये 10 जोड़ी जो होते हैं ये 10 के 10 जोड़ी होते हैं बेटा पार्श्व सतह पर। कौन सी सतह पर पाए जाते हैं 10 के 10 जोड़ी? ये 10 के 10 जोड़ी कॉकरोच की पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने यह लिखा कि हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है जो शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। कौन सी सतह पर व्यवस्थित होते हैं? पार्श्व सतह पर, हाँ कि ना? अब ये जो ट्रेकिया है ये आगे जाके बहुत सारी महीन नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो ट्रेकिया की जो महीन नलिकाएं हैं उनको बोलते हैं श्वास नलिकाएं, या इंग्लिश में मैं बोलूं ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल्स, ये मेरे पास बहुत सारी ट्रेकियोल्स है। वास्तविकता में ये ट्रेकियोल्स जो है ये ट्रेकियोल्स किसके संपर्क में होती है? कॉकरोच के शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में होती है। मतलब कॉकरोच में कोशिकाओं के साथ गैसीय विनिमय में भाग कौन लेती है? ट्रेकियोल्स। इसलिए मैंने कहा ये गैसीय विनिमय स्थल है। गैसीय विनिमय का स्थल कौन है? ट्रेकियोल, श्वास नलिकाएं, हाँ कि ना? अब ये जो मेरे पास स्पाइरेकल्स है, इन स्पाइरेकल्स का खुलना तथा बंद होने का नियंत्रण करते हैं वो एक स्फिंक्टर द्वारा होता है, अवरोधनी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवरोधनी के द्वारा। एक स्फिंक्टर है जो इनके खुलने और बंद होने का नियंत्रण करती है। चले, अब सवाल था सर आपने बताया ये ट्रेकियोल्स है, ये ट्रेकियोल्स जो है ये गैसीय विनिमय का स्थल है, लेकिन ये तो बताइए कि कोशिकाओं और इनके बीच जो गैसीय विनिमय होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? बेटा वो एक पैसिव, एक निष्क्रिय प्रोसेस है जो होता है विसरण के द्वारा।
होता है पूरा का पूरा विसरण के द्वारा। इसीलिए एनसीईआरटी में अंतिम लाइन लिखी है कि श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। चले भैया, यहां पे कॉकरोच का श्वसन तंत्र वाला पोर्शन होता है, वो होता है पूरा। अपन आगे चले, नेक्स्ट अगला देखिएगा। श्वसन तंत्र के बाद अगला तंत्र आता है बेटा, वो आता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इनका जो रक्त है, उस रक्त में श्वसन वर्णक जो होता है, मैंने अभी बोला, वो होता है बेटा अनुपस्थित। श्वसन वर्णक क्या होता है इनमें? अनुपस्थित। जब इनके रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है, इसीलिए रक्त गैसीय परिवहन में श्वसन में भाग नहीं लेता। इसलिए ध्यान रखना, रक्त श्वसन में भाग नहीं लेता। हाँ कि ना बच्चे? आप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होगा उसमें रक्त वाहिनियां अल्प विकसित होगी। इसीलिए लिख रखा है कि यहां पे रक्त वाहिनियां क्या होती है? अल्प विकसित। हाँ कि ना? और रक्त जो होता है वो गुहा में भरा होगा और उस गुहा को बोलते हैं हीमोसील या रक्त गुहा। और यहां पे रक्त जो है वो रुधिर गुहा में भरा होता है। और ये जो रुधिर गुहा है, इस रुधिर गुहा को ही हम बोल के चलते बेटा क्या? हीमोसील। यस कि नो? और मैंने जब बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में खुला परिसंचरण, तो बताया था कि शरीर के विसरल ऑर्गन जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती है, वो सीधे रक्त के संपर्क में होती है, मतलब रक्त में डूबी हुई होती है। जिसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होगा उसमें रक्त किसमें भरा होगा? हीमोसील में, रक्त गुहा में। और इस रक्त गुहा में ही क्या पड़े हुए हैं? शरीर के अंग। इसलिए शरीर के अंग सीधे किसके संपर्क में होते हैं? रक्त के संपर्क में होते हैं। किसके संपर्क में होते हैं? रक्त के संपर्क में या रक्त में डूबे हुए होते हैं। और इनका जो रक्त है, उस रक्त में श्वसन वर्णक नहीं होता, इसलिए रक्त जो होता है रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। और उस रंगहीन रक्त को अपन बोलते हैं रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है बेटा रंगहीन रक्त। ये मेरे पास क्या है? रंगहीन रक्त। तो कॉकरोच का जो रंगहीन रक्त है उसको बोला जाता है हीमोलिम्फ या रुधिर लसिका। अब हमने बेटा कॉकरोच का रक्त था, उसका सैंपल लिया तो क्या देखा कि कॉकरोच के रक्त के दो भाग है। एक तो भाग है रंगहीन प्लाज्मा भाग, एंड दूसरी उसमें होते हैं रुधिराणु, दैट इज हीमोसाइट। हीमोसाइट कोशिका। ये हीमोसाइट कोशिकाएं जो होती है, इनके दो कार्य हैं। पहला तो ये फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब ये भक्षाणु कोशिका है। एंड दूसरा ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है? सहायता। तो हमने बोला दूसरा काम है रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक। चले तो जब भी बोले कि कॉकरोच के हीमोलिम्फ के कितने भाग? दो भाग। पहला तो रंगहीन प्लाज्मा, दूसरी रक्ताणु कोशिका जिनको बोलते हैं हीमोसाइट। हीमोसाइट के दो मुख्य कार्य, पहला तो भक्षाणु एंड दूसरा रक्त का थक्का जमाने में सहायक। चले भैया, अब सवाल था कॉकरोच के हृदय के बारे में कि कॉकरोच जो है उस कॉकरोच का हृदय कैसा होता है। आप इस स्लाइड को उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले देखिए बेटा, कॉकरोच का जो हृदय होता है, उस हृदय के बारे में बात करने से पहले मैं कॉकरोच की
हीमोसील के बारे में बात करता हूं, उसकी देह गुहा के बारे में बात करता हूं, जिसमें हीमोलिम्फ जो रक्त भरा हुआ है। चले, हमने मान लिया कि पूरा का पूरा कॉकरोच की देह गुहा है। क्या है? कॉकरोच की देह गुहा। और कॉकरोच की ये जो देह गुहा है, इस कॉकरोच की देह गुहा के अपने पास दो भाग है। ये ऊपर वाला भाग, इस ऊपर वाले भाग को हमने कह दिया ये है उसकी डोर्सल साइड, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठ सतह। ये है नीचे वाला, जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रल साइड, या मैं कह दूं अधर सतह, या मैं कह दूं अधर सतह। हाँ कि ना? चले, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कॉकरोच की देह गुहा में दो पट्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो पट्ट, दो सेप्टम पाए जाते हैं। और उन दो सेप्टम की वजह से कॉकरोच की जो हीमोसील थी, जो गुहा थी, वो गुहा 3 कक्षों में बट गई। कितने कक्षों में बट गई? 3 कक्षों में। अब सवाल था, सर वो दो पट्ट कौन से थे? बेटा पहला पट्ट है ये वाला, जिसको हमने बोल दिया डोर्सल डायफ्राम। पहला पट्ट है डोर्सल डायफ्राम। एंड दूसरा पट्ट है ये वाला, जिसको हमने बोल दिया वेंट्रल डायफ्राम। ये वो डायफ्राम नहीं है जैसा मैमल्स में होता है, वो डायफ्राम नहीं है, बस ये पट्ट है जिसका नाम हमने डायफ्राम बोल दिया साथ में। डोर्सल सतह पे प्रेजेंट था, उसको डोर्सल डायफ्राम, वेंट्रल सतह पे प्रेजेंट था, उसको बोल दिया वेंट्रल डायफ्राम। हाँ कि ना? इन दो पट्टों की वजह से देह गुहा कितने कक्षों में बट गई? 3 में। एक कक्ष तो हो गया ये, एक कक्ष हो गए ये, और एक कक्ष हो गई। टोटल कितने कक्ष हो गए बेटा? 3। कितने कक्ष हो गए? 3। ये ऊपर वाला कक्ष जो कि पृष्ठ सतह की तरफ है, किधर है? पृष्ठ सतह की तरफ है। इस पृष्ठ सतह वाले कक्ष को हमने बोल दिया, नाम दे दिया क्या? पेरी कार्डियल साइनस। इसको नाम दे दिया बेटा पेरी कार्डियल साइनस। ये कक्ष जो बिल्कुल मध्य भाग में है, इसको हमने बोल दिया पेरी विसरल साइनस। पेरी विसरल साइनस। और वो कक्ष जो कि अधर सतह की तरफ है, उसको हमने बोल दिया पेरी न्यूरल साइनस। तो कहने का मतलब डोर्सल डायफ्राम तथा वेंट्रल डायफ्राम की वजह से देह गुहा कितने कक्षों में बट गई? 3 में। डोर्सल सतह पर पेरिकार्डियल साइनस, बिल्कुल मध्य में पेरी विसरल साइनस, और नीचे की तरफ अधर सतह की साइड, उसको बोल दिया पेरी न्यूरल साइनस। अब एक एक करके बात करते हैं। बेटा ये जो पेरी न्यूरल साइनस है, इस पेरी न्यूरल साइनस को इसलिए पेरी न्यूरल साइनस बोला क्योंकि इसमें स्थित है नर्व कोड, या मैं कहूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या मैं कहूं नर्व कोड जो है वो कहां पे स्थित होता है? वो स्थित होता है पेरी न्यूरल साइनस में। या उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग कहां स्थित होता है? वो होता है पेरी न्यूरल साइनस में। इसीलिए हमने इसको बोल दिया इस कक्ष को पेरी न्यूरल साइनस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या स्थित है? नर्व कोड। चलो आगे। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे बताओ कॉकरोच के नर्वस सिस्टम का अधिकांश भाग कौन सी सतह पर होता है, तो आप कहोगे कौन सी सतह पर होता है? अधर सतह पर होता है। चले, इसको बोला पेरी कार्डियल साइनस। कार्डियल वर्ड किसके लिए? हृदय के लिए। ये जो अपने पास है, ये है कॉकरोच का हृदय। ये क्या है? कॉकरोच का हृदय। और कॉकरोच का हृदय जो होता है, उसमें टोटल मिला के 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 13। तो हमने बोला ये पेरी कार्डियल साइनस है, इसमें क्या उपस्थित होता है? हमने बोला इसमें हृदय उपस्थित है। क्या उपस्थित है? हृदय। और हृदय में कितने कक्ष? टोटल मिला के 13 कक्ष है। किसमें? कॉकरोच के हृदय में। चलो मैं आगे, बहुत ध्यान से देखना। कितने कक्ष है? 13 कक्ष। कैसे? बेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल कितने कक्ष हुए कॉकरोच के हृदय में? 13 कक्ष हुए। कॉकरोच के हृदय का ये वाला जो है, ये सबसे पहला कक्ष है, जो कि कॉकरोच के सिर में जाके खुल रहा है। कहां जाके खुल रहा है? सिर में जाके खुल रहा है। इस पहले कक्ष को बोलते हैं एंटीरियर एओर्टा। एंटीरियर एओर्टा, अग्र महाधमनी। एंटीरियर एओर्टा, अग्र महाधमनी। ये मैंने कहा अपने पास है सबसे बड़ा तथा
लंबा कक्ष कौन सा है? एंटीरियर एओर्टा, अग्र महाधमनी। चले, उसके अलावा कॉकरोच के हृदय के प्रत्येक कक्ष में एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं? छिद्र। यहां पे देखिए, हर एक कक्ष में ये काले रंग के एक एक जोड़ी मैंने छिद्र बनाए हैं। ये एक जोड़ी छिद्र है, इनको बोलते हैं अपन ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। कॉकरोच के हृदय के प्रत्येक कक्ष में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? आज से या ओस्टिया पाए जाते हैं। अब होता क्या है बेटा? होता यह है कि ये जो गुहा है जिसमें खूब सारा रक्त भरा हुआ है, इस गुहा से रक्त जो होता है वो इन छिद्र के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? हृदय में। हृदय में ओस्टिया के द्वारा इन गुहाओं से रक्त क्या करता है? हृदय में प्रवेश। और फिर वो रक्त जो होता है उस रक्त का प्रवाह हृदय में होता है पीछे से आगे की दिशा में। रक्त का प्रवाह कहां होता है? पीछे से आगे की दिशा में। तो जब भी बोले बताओ हृदय में रक्त किसके द्वारा प्रवेश करता है? गुहा से। आप कहोगे ओस्टिया के द्वारा गुहा से रक्त किसके अंदर प्रवेश करता है? हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह की दिशा क्या है? रक्त के प्रवाह की दिशा है पश्च सिरे से अग्र सिरे की तरफ। पश्च सिरे से अग्र सिरे की तरफ। और अग्र सिरा कौन सा है? सिर वाला। पश्च सिरे से अग्र सिरे की तरफ। हाँ कि ना? अब अग्र सिरे पे जाके इस एंटीरियर एओर्टा में से रक्त बाहर निकलेगा। किसमें से रक्त बाहर निकलेगा? इस एंटीरियर एओर्टा में से रक्त जो था वो रक्त निकलेगा बाहर। और वो रक्त बाहर निकल के वापिस कहां जाएगा? गुहा में। रक्त कहां जाएगा वापिस? गुहा में। तो सवाल पूछे यहां पे दो। पहला सवाल, बताओ हृदय कौन सी सतह पे प्रेजेंट होता है? आप कहोगे डोर्सल सतह पर। कौन से कक्ष में? पेरिकार्डियल साइनस में। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष? वो कहेगा कक्ष। आप बताना 13 कक्ष। वो कहेगा हर एक कक्ष में कितने ओस्टिया? आप कहोगे 2 ओस्टिया। ओस्टिया का क्या काम है? देह गुहा से रक्त जो था वो ओस्टिया के द्वारा प्रवेश करता है किसके अंदर? हृदय के अंदर। वो पूछेगा बताओ हृदय का सबसे लंबा सबसे बड़ा कक्ष कौन सा? आप कहोगे अग्र महाधमनी, एंटीरियर एओर्टा। एंटीरियर एओर्टा कहां खुलता है? कॉकरोच के सिर में खुलता है। चले, वो पूछेगा बताओ कॉकरोच के हृदय में रक्त प्रवाह की दिशा। आप कहोगे पश्च सिरे से अग्र सिरे की तरफ। वो कहेगा बताओ कॉकरोच की देह गुहा में रक्त प्रवाह की दिशा। आप बोलना अग्र सिरे से पश्च सिरे की तरफ। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हाँ कि ना? वो पूछेगा बताओ कॉकरोच के नर्वस सिस्टम का अधिकांश भाग कौन सी सतह पे? आप कहोगे अधर सतह पे। कौन से कक्ष में? आप कहोगे पेरिन्यूरल साइनस में। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे चलूं। चले भैया, देखिए कॉकरोच के बारे में और थोड़ी सी बात आगे अपन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहीं पे हमने कॉकरोच के हृदय के बारे में बात की। हमने बताया कि कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होता है जिसमें कितना कक्ष है? 13 कक्षीय हृदय। हृदय में कितने कक्ष है? 13 कक्षीय हृदय। हृदय जो होता है वो कहां स्थित होता है? ये लिख रखा है वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ। मतलब सिर वाले भाग में हृदय का केवल और केवल, आप डायग्राम में देख सकते हैं, केवल और केवल ये इतना सा भाग जाके खुल रहा है। केवल इतना सा भाग जाके खुल रहा है। बाकी कौन सी सतह पे? पृष्ठ सतह पे, या तो वक्ष में या फिर उदर भाग में स्थित है। हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी लिखा जो वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है। हाँ कि ना? मैंने बोला हृदय में जो कीपाकार कोष्ठक होते हैं कक्ष में विभेदित होता है। और हर एक कक्ष में कितने ओस्टिया? 2। इसलिए प्रकार दोनों तरफ ओस्टिया होते हैं। मतलब हर एक कक्ष में ओस्टिया कितने होते हैं? 2। अब रक्त गुहा से हृदय में रक्त किसके द्वारा प्रवेश करता है? ओस्टिया के द्वारा, जिसको बोला आस्य। ये लिख रखा है रक्त गुहा से आस्य के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है। आस्य बोले तो
ओष्ठिया के द्वारा प्रवेश करता है, हाँ कि ना। अब हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह की दिशा अग्रभाग की तरफ पंप किया जाता है। हृदय में रक्त कहां किया जाता है? पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ पंप किया जाता है। तथा रक्त गुहा में अग्रभाग से रक्त गुहा की तरफ पंप किया जाता है, मतलब अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ पंप किया जाता है। यस की नो? यही तो बात मैंने बताई थी कि हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ, जबकि रक्त गुहा में हीमोसील में रक्त प्रवाह की दिशा अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ। यहां तक की बात आप नोट कीजिए। कर रहे हैं स्लाइड नोट? देखिए अब एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है, मैं बात करता हूं। देखिए बेटा, हमने मान लिया अपने पास कि ये जो मेरे पास है ये हृदय के कक्ष है। ये क्या है? हृदय के कक्ष। और ये मेरे पास है अग्र महाधमनी, जिसको मैंने कहा था एंटीरियर एओर्टा, जो सिर में जाके खुल रही है। अब हमने एक चीज के बारे में बात की, ये थी मेरे पास पक्षाकार पेशी, जिसको अपन बोलते हैं एलरी मसल्स। आपको बता दूं कि ये एलरी मसल्स जो होती है ये कुल मिला के 12 जोड़ी होती है। एलरी मसल्स कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। आप काउंट कर सकते हो, टोटल मिला के कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी। अब सवाल था कि इन एलरी मसल का क्या काम है? बेटा, ये ही एलरी मसल हृदय में संकुचन तथा अनुशीतलन करवाने में हेल्प करती है। इसलिए मैंने कहा ये किसमें सहायता करती है? रक्त के परिसंचरण में सहायक होती है। इसलिए मैंने कहा ये रक्त के परिसंचरण में सहायक होती है। चले भैया, यहां पे जाके हमारा परिसंचरण तंत्र वाला पोर्शन क्या होता है? पूरा। अपन आगे चले देखिए, परिसंचरण तंत्र के बाद हम अगले पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो अगला पोर्शन है अपने पास उत्सर्जन तंत्र। अगला पोर्शन अपने पास है वो है उत्सर्जन तंत्र। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कॉकरोच में उत्सर्जन के लिए अपने पास मुख्यतः क्या होती है? मेलपिगियन नलिकाएं। ये मुख्यतः यही उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा भी कुछ संरचनाएं होती, पर सबसे बड़ा रोल किसका? मेलपिगियन नलिकाओं का। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेलपिगियन नलिकाओं की संख्या होती है 100 से 150। रंग होता है पीला, और ये मध्य आंत्र तथा पश्चांत्र के संधियुक्त भाग पर पाई जाती है। हमने एक मेलपिगियन नलिका निकाली तो क्या देखा कि मेलपिगियन नलिका जो थी, उस मेलपिगियन नलिका में ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला का अस्तर प्रेजेंट था। किसका अस्तर था? ग्रंथिल तथा रोम युक्त उपकला का अस्तर उपस्थित था, हाँ कि ना। अब सवाल था कि सर ये मेलपिगियन नलिकाएं काम क्या करती है? बेटा, ये मेलपिगियन नलिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करती है। और ये नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जिनका ये अवशोषण कर रही है, वो है पोटेशियम यूरेट। क्या है बेटा? पोटेशियम यूरेट। जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में अमोनिया बनता है, इस तरह कॉकरोच के शरीर की कोशिकाओं में क्या बनता है? पोटेशियम यूरेट। क्या बनता है? पोटेशियम यूरेट। तो इसने हीमोलिम्फ में से क्या अवशोषित किया? पोटेशियम यूरेट। और इस पोटेशियम यूरेट को इन मेलपिगियन नलिकाओं ने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया बेटा यूरिक अम्ल में। तो मेलपिगियन नलिकाएं क्या काम करती है? मेलपिगियन नलिकाएं हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट को अवशोषित करती है और करके किसमें कन्वर्ट करती है? यूरिक अम्ल में। और मैंने बताया था ये मेलपिगियन नलिका पश्च आंत्र में खुलती है और फिर इस यूरिक अम्ल को पश्च आंत्र के द्वारा
अपच आंत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देती है। चलो मैं आगे, यही बात इस पॉइंट में लिखी है। चले, तो कहने का मतलब कॉकरोच का जो उत्सर्जित पदार्थ है जो शरीर से बाहर मुक्त हो रहा है वो क्या हुआ? यूरिक अम्ल। तो ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। हमारा उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया, इसलिए हमको बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जलीय जंतु जो उत्सर्जित करते हैं अमोनिया, उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक। और आपको पता है अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला होता है, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम विषैला जो होता है वो होता है यूरिक अम्ल। चले भैया, इसलिए लिखा कि कीटों का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। हाँ कि ना? अब मैंने कहा कि कीटों में मुख्य उत्सर्जी स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो है मेलपिगियन नलिकाएं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा भी कुछ उत्सर्जी संरचनाएं होती है, जैसे वसापिंड, वृक्काणु, यूरिकोज ग्रंथियां, ये भी उत्सर्जन में सहायता करती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये यूरिकोज ग्लैंड जो होती है ये केवल नर कॉकरोच में पाई जाती है। केवल किसमें उपस्थित होती है? यूरिकोस ग्रंथियां। ये केवल नर कॉकरोच में पाई जाती है, मादा कॉकरोच में यूरिकोस ग्रंथियां नहीं पाई जाती। चले भैया, यहां पे जाके कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र वाला जो भाग है वो भी हुआ। पूरा स्लाइड को नोट कीजिए। चले, अब कॉकरोच के तंत्र के बारे में बात करता हूं। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के तंत्र के बारे में। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपसे कि कॉकरोच का तंत्र शरीर की अधर सतह पर पेरिन्यूरल साइनस में स्थित होता है। हाँ कि ना? और आपको पता है कॉकरोच एक नॉन कोर्डेट है, और नॉन कोर्डेटा में नर्व कोर जो होती है वो होती है सॉलिड, डबल, वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड गुच्छिका में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कॉकरोच का तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है, पूरे शरीर में फैला होता है। अब बात यही थी कि कॉकरोच के तंत्र जब पूरे शरीर में फैला है तो उसकी व्यवस्था किस हिसाब से है? बच्चे देखिए, हमने मान लिया ये मेरे पास कॉकरोच का तंत्र है। कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र में कॉकरोच की ईसोफेगस के चारों तरफ न्यूरॉन की एक रिंग पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सर्कम ईसोफेगल रिंग। क्या बोलते हैं? सर्कम ईसोफेगल रिंग। इस सर्कम ईसोफेगल रिंग में इस ईसोफेगस से ऊपर की तरफ तंत्रिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। या मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं अधिग्रसिका गुच्छा। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, उसको हिंदी बोलते हैं अधिग्रसिका गुच्छा। ये वाला है, ये अधिग्रसिका गुच्छा सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है। इसे ही हम बोलते हैं ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन। इसको ही मस्तिष्क कहा जाता है। मैंने बोला इसे ही ब्रेन कहा जाता है। जब भी बोले ब्रेन, किसको कहा जाता है? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया को। अब अपने बोला ये खूब सारे गैंग्लिया है। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया जो ईसोफेगस से ऊपर है, जो ईसोफेगस के नीचे है उसको बोल दिया सब ईसोफेगल गैंग्लिया। वक्षीय भाग में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है, 3 वक्षीय गुच्छिकाएं प्रेजेंट है, जबकि उदर भाग में 6 वक्षीय गुच्छिकाएं प्रेजेंट है। और इन गुच्छिकाओं से खूब सारी क्या निकल रही है? सफेद कलर की तंत्रिकाएं निकल रही है। हाँ कि ना? तो हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करके चलूं कि ये जिसको हमने ब्रेन बोला, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, ये तंत्रिकाएं जो जाती है, ये तंत्रिकाएं कहां जाती है? हाँ कि ना? तो बेटा इस सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो कॉकरोच के एंटीना तथा आंखों में जाती है। कहा जाती है? एंटीना तथा आंखों में तंत्रिकाएं जाती है। वो कहां से जाती हैं? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया।
तो हमने कहा कि इसकी तंत्रिकाएं एंटीना तथा नेत्रों में जाती है। तो जब भी बोले कि बताओ सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, अधो ग्रसिका गुच्छिका की तंत्रिकाएं कहां जाती है, तो उसकी तंत्रिकाएं जाती है या तो एंटीना में, श्रृंगिका में, या फिर इसके संयुक्त नेत्रों में जाती है। यस कि नो, हां कि ना। चले अब हमने देखा इस सर्कमफेरेंशियल रिंग जो है इससे संबंधित ये दो स्ट्रक्चर हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर इसको बोला कॉर्पोरा कार्डियाका। ये कॉर्पोरा कार्डियाका जो है ये उद्दीप्त करता है वक्ष के प्रथम भाग, जिसको अपन बोला था अग्रवक्ष या प्रोथोरैक्स, उस प्रोथोरैक्स की ग्रंथियों को। किसको करता है? प्रोथोरैक्स की ग्रंथियों को, जिनको अपन बोलते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। तो हमने क्या कहा? हमने ये बोला कि ये जो मेरे पास कॉर्पोरा कार्डियका है, इस कॉर्पोरा कार्डियका ने प्रेरित किया किसको? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। और ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो थी, इन्होंने प्रेरित होके एक हार्मोन का स्रावन किया जिसको बोल दिया एक्डाइसोन। कौन से हार्मोन का स्रावन किया? इन्होंने एक्डाइसोन हार्मोन का स्रावन किया। अब सवाल ये था, सर अब हमें बताइए ये एक्डाइसोन हार्मोन क्या काम करता है? बेटा ये एक्डाइसोन हार्मोन है, ये ही मोल्टिंग करवाने के लिए उत्तरदायी है। मैंने बोला ये किस चीज के लिए उत्तरदायी? मोल्टिंग के लिए उत्तरदायी है। किस चीज के लिए उत्तरदायी है? मोल्टिंग के लिए उत्तरदायी है। अब मस्तिष्क का ही एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा एलाटा। ये कॉर्पोरा एलाटा जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य कर रहा है, और ये भी एक हार्मोन स्रावित कर रहा है जिसको बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन। इसने कौन से हार्मोन का स्रावन किया? इसने जुवेनाइल हार्मोन का स्रावन किया। ये जुवेनाइल हार्मोन क्या काम करता है? ये बिल्कुल एक्डाइसोन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। मतलब ये मोल्टिंग को रोकता है। मतलब मोल्टिंग को रोकने का काम किसका है? कॉर्पोरा एलाटा का। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। इसकी तंत्रिकाएं कहां जाती है? एंटीना तथा नेत्रों में जाती है। वक्षीय भाग में कितनी गुच्छिकाएं? 3 वक्षीय गुच्छिकाएं। वो पूछेगा बताओ उदरीय भाग में कितनी गुच्छिकाएं? 6 उदरीय गुच्छिकाएं पाई जाती है। वो पूछेगा बताओ कॉर्पोरा कार्डियका का क्या काम करता है? थोरैक्स प्रोथोरैक्स भाग की ग्रंथियों को प्रेरित करता है। कौन से हार्मोन स्रावित करने के लिए? एक्डाइसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए। और एक्डाइसोन हार्मोन क्या करवाता है? मोल्टिंग करवाता है। कॉर्पोरा एलाटा क्या काम करता है? जुवेनाइल हार्मोन का स्रावन करता है। ये क्या काम करता है? मोल्टिंग को रोकने का काम करता है। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो आप नर्वस सिस्टम में पहले ये डायग्राम बनाइए, सारी की सारी लेबलिंग को नोट कीजिए। चलो उसके बाद मैं एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूं। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, स्लाइड में देखिएगा यहां क्या लिख रखा है। पहला पॉइंट, तिलचिट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है जो कि अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी होती है। बेटा इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सॉलिड वेंट्रल डबल का मतलब युग्मित वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये खूब सारी इसमें गुच्छिकाएं हैं, गैंग्लिया है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट दूसरे मई का ये कह रहा है वक्षीय भाग में कितनी गुच्छिका? 3 गुच्छिका।
वक्ष भाग में कितनी गुच्छिका, 3 गुच्छिका, और उदरीय भाग में कितनी गुच्छिका, 6 गुच्छिका। डायग्राम में देखिएगा 3 गुच्छिका पिंक कलर की मैंने बनाई वक्ष भाग में, ब्लू कलर की बनाई है उदरीय भाग में। चलो मैं आगे नेक्स्ट। अब एक बहुत भयंकर सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल है ये। वो कह रहा है कि अगर कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है, अगर हम कॉकरोच का सिर काट दें तब भी वो 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। बेटा ये नीट 2020 में पूछा गया सवाल है, सीधा का सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। इस सवाल का ये वाला पोर्शन है, ये इसका आंसर है। मैंने आपसे बताया कि तंत्रिका तंत्र का बहुत थोड़ा सा भाग सिर में होता है, अधिकांश भाग उसके शरीर की अधर सतह पर स्थित होता है। तो सिर काट दिया तो तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा सा भाग ही टूट के बाहर निकला, बाकी सारी की सारी अधिकांश एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला भाग कहां था, शरीर की अधर सतह पर था। इसलिए कॉकरोच लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रहा। सवाल नया आ गया, सर आप हमें ये बताइए कि फिर कॉकरोच 1 सप्ताह के बाद मर क्यों गया, फिर तो वो परमानेंटली जीवित रह जाता। हाँ कि ना बेटा, प्रॉब्लम थी क्या। हमने बोला कि जब सिर काट दिया तो सिर पे ही तो क्या था उसका, माउथ। सिर टूट गया तो माउथ भी नहीं है, अब वो बेचारा भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जब भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा तो भूख लगने की वजह से 1 सप्ताह के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हाँ कि ना। तो कॉकरोच की 1 सप्ताह में मृत्यु की सबसे बड़ी वजह क्या थी, भूख, खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चले, इस सवाल का जवाब मैंने यही लिख रखा है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर की अधर सतह पर अधर तल में उपस्थित होता है। यही इसका जवाब था और यही आंसर गया था। चलो भाई मैं आगे, स्लाइड को नोट कीजिए। चले, ये डायग्राम आप लोगों ने पहले ही नोट कर लिया होगा। अंतिम बात देखिएगा बेटा, मैंने पहले ही आपको डायग्राम में बता दिया है कि सिर में मस्तिष्क जो होता है, वो मस्तिष्क किसको बोला जाता है, अधिग्रसिका गुच्छिका सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया को बोला जाता है। और उसकी तंत्रिकाएं कहां जाती है, श्रृंगिकाओं, एंटीना और संयुक्त नेत्र में जाती है। यस कि नो, श्रृंगिका किसको बोलते हैं, एंटीना को। चले, अब ये कह रहा है कि तिलचिट्टे में कौन कौन से संवेदनशील अंग है। सबसे पहला तो बेटा एंटीना संवेदनशील अंग है, दूसरा उसके संयुक्त नेत्र आंखें वो भी है, फिर उनके जो मैग्जिला फर्स्ट थे जो कि सफाई का कार्य कर रहे थे, उन पे भी छोटे छोटे संवेदांग पाए जाते हैं जिनको मैग्जिलरी पल्प बोला जाता है, मैग्जिलरी स्पर्शक बोला जाता है। उसके बाद उसका जो लैबियम वाला पार्ट था, जिसको हमने कहा था निचला होठ, उस निचले होठ पर भी स्पर्शक पाए जाते हैं जिसको लैबियल पल्प बोला जाता है, वो भी सेंसरी होते हैं। तथा इसमें प्रेजेंट होते हैं गुदारोमक, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था एनल सर्सी, जो कि 10वें नंबर के टर्गम में पाए जाते थे, नर तथा मादा दोनों में। और यही तो थे ध्वनि सुने, यही तो थे ध्वनिग्राही साउंड रिसेप्टर। तो ये सारी की सारी संरचनाएं जो है, ये कॉकरोच में संवेदनशील संरचनाएं हैं। चले भैया, तो यहां पे जाके इतना सा आप नोट कर लीजिएगा, यहां पे जाके कॉकरोच के शरीर के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र के बाद परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर ली है। और इन कंपाउंड आइज के बारे में, संयुक्त नेत्र के बारे में मैं सारी की सारी बात जब मैंने सिर के बारे में बात की थी तब समझा चुका था। यस कि नो। चलो मैं आगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अब हमारे पास केवल एक ही चीज बच गई, वो बच गया कॉकरोच का जनन तंत्र। उसे हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये सारे का सारा पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, जहां बात समझ में नहीं आए वहीं पे मेरे से पूछना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।